मेरे पिताजी वैसे तो ही स्टार्टेड हिज करियर एज कांस्टेबल, और जब मेरा रिज़ल्ट आया और मुझे ये लगा कि इसमें मुझे आईपीएस मिलेगा, और जब मैंने पिताजी को बताया तो आई थिंक उनके जीवन का सबसे ज़्यादा खुशी का दिन वही था जो मैं आज तक समझ पाया। तो वो शब्दों में मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। मुझे कुछ करना है इस श्रृंखला में आज आपकी मुलाकात में जिनसे करवाने जा रहा हूं, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है और बहुत कुछ करना बाकी है। जी हाँ, वो एक आईपीएस ऑफिसर हैं और इस समय मथुरा में पोस्टेड हैं। वो यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं। उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस इंटरव्यू को अपने बच्चों को ज़रूर दिखलाइएगा कि कैसे एक व्यक्ति आपको मोटिवेट कर रहा है और आपको एक नई उड़ान की दिशा देने जा रहा है। जी हाँ, हमारे साथ हैं शैलेश कुमार पांडे जी। नमस्कार। नमस्कार शैलेश जी, आप सबसे पहले शुरू करते हैं, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा जन्म जनपद सिवान है, बिहार में। वहाँ के हमारा गांव है कुमटी भिटौली जी, जो कि एक तरह से अगर उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे गांव से चंद किलोमीटर पे देवरिया का बॉर्डर है और चंद किलोमीटर पे बलिया का बॉर्डर है जी। तो मेरा जन्म कुमटी गांव में हुआ था, और जो कि सिवान में है। उसके बाद चूँकि मेरे पिताजी भी पुलिस में रहे हैं तो ट्रांसफरेबल जॉब रहा है, तो अलग अलग जगह पे हम लोग का रहना हुआ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी पढ़ाई 12th तक की पटना में हुई है। पटना में आपने स्कूल की पढ़ाई की? हाँ, स्कूल मैंने सेंट जेवियर्स पटना से किया था। उसके बाद आईएससी वहाँ बोलते हैं, 11th-12th हमने ये पुराना पैटर्न है आईएससी। हाँ, अब तो 10+2 हो गया। हाँ, तो साइंस कॉलेज से मैंने किया था। साइंस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया? नहीं, आईएससी किया था। आईएससी साइंस कॉलेज से किया था आपने? किया अच्छा। था। हाँ। उसके बाद मैं आईआईटी जेई एग्ज़ाम अपीयर हुआ और टीएस चाणक्य मुंबई जी चला गया, और वहाँ से मैंने बीएससी नॉटिकल साइंस किया। और फिर मेरा प्लेसमेंट ऑस्ट्रिया की एक शिपिंग कंपनी है, सीयरलैंड शिपिंग जी, उसमें हुआ एज अ नेविगेटिंग ऑफिसर। और मैं लगभग 5 साल तक वर्ल्ड वाइड सेलिंग किया मैं, मतलब मर्चेंट नेवी में रहा जी। और उसके बाद वहाँ से छोड़ के फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, और 2000 पहला अटेम्प्ट हमने 2008 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दिया, जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा पर फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट 2009 का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन था, उसमें मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सेलेक्ट हुआ, और 2010 के एग्ज़ाम के थ्रू मैं इंडियन पुलिस सर्विस में आया, जो कि मेरा 2011 बैच है। तो आपने जब पढ़ाई कुछ और की थी, टेक्निकल पढ़ाई में गए आप मर्चेंट नेवी में गए, तो आपको ये कैसे मोटिवेशन मिला कि मुझे सिविल सर्विसेज की ओर जाना चाहिए? देखिए, ये तो शुरू से एक तरह से सिविल सर्विसेज के थ्रू की तरफ मेरा रुझान रहा था। हम लोग बिहार के लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी, हम लोग का संयुक्त परिवार है। हमारे पिताजी और चाचा जी दोनों पुलिस सर्विस में रहे हैं, और मेरे पिताजी वैसे तो ही स्टार्टेड हिज करियर एज कांस्टेबल, और इंस्पेक्टर से फिर वो रिटायर हुए थे, और उन्होंने हम लोगों को पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान दिया, और उनके साथ रह के एनवायरनमेंट देख के शुरू से हम लोग पुलिस सेवा की तरफ मोटिवेट हुए थे। और मैं अपने घर का सबसे बड़ा था, तो ये था कि एक प्रोफेशनल डिग्री भी अपने पास होनी चाहिए, जिससे कि एक करियर ऑप्शंस भी हम लोगों के पास होने चाहिए। एक मध्यम वर्गीय जो स्टूडेंट होता है उसकी कुछ अगर कहे तो चैलेंजेस होते हैं, जिसमें उसको दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है, एक अपने पैशन को भी देखना पड़ता है, और साथ ही साथ चूँकि ये हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो हम ब्लाइंडली किसी चीज़ को ना फॉलो करें। एक हमारे पास करियर बैकअप भी
रहना बहुत चाहिए। शानदार बात आप बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, खासतौर पर बिहार और यूपी के लोगों के बारे में कह सकता हूँ, इवन साउथ के भी कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो कि प्योरली यूपीएससी में अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं। बहुत लंबा वक्त ज़िंदगी का गुजर जाता है तैयारी में, और चांस से कई लोगों का बहुत योग्य होने के बावजूद नहीं होता है, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन में उनकी ज़िंदगी गुजरती है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और जब आपने यूपीएससी के एग्ज़ाम देना शुरू किया, तब आपकी उम्र क्या थी? जब मैंने एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करना चालू किया तो मेरी उम्र लगभग 26 साल थी मेरी। 26 साल थी। तो आपको लगता था कि देर हो गई है इस पे कि? नहीं, देखिए, चूंकि हमने समय कभी बर्बाद नहीं किया, जी। इसीलिए मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे देर हुई। आपने एक बैकअप रख लिया था अपने पास, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, बैकअप। बैकअप ही नहीं, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से मैंने पढ़ाई की, वो पढ़ाई हमने अच्छे से की। एक रेप्यूटेड कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हुआ, वर्ल्ड वाइड सेलिंग का मुझे अवसर मिला। तो वो सारी चीज़ें एज एक्सपीरियंस यहाँ पर काम आ रही है। मेरे काम आई जी। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, वर्ल्ड के कोने कोने में ट्रैवल किया, हर जगह के कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए, सीखने के लिए मिली। तो एक तरह से ये मेरे लिए सेल्फ एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कह लें या सेल्फ एनरिचमेंट कहें, अगर हम दुनिया को जानने के बारे में अगर हम बात करें, तो इसका मुझे अवसर मिला। और निश्चित तौर पे मैं जो आज हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान है उसका, हमारे सोच में, लोगों से मिलने में, जुलने में, और एक कॉन्फिडेंस भी आया। मतलब आप ये कह सकते हैं दुनिया देखी हुई है। यस, यस। एक नया लड़का आया, 21-22 साल का लड़का अगर आया, आईपीएस बने, आईएएस बने, उसकी तुलना में आपने ज़्यादा मैच्योरिटी से इस दुनिया को देखी, और बहुत बड़ा मौका होता है मर्चेंट नेवी में तो खास तौर पर। जी। आपके फादर, आपने बताया कांस्टेबल से अपना करियर शुरू किया था। जी। पुलिस कांस्टेबल जी। और सीधे आईपीएस ऑफिसर। मैं उस फीलिंग को महसूस करना चाहता हूँ जो अपने पिता की आंखों में तब देखा होगा। एक आईपीएस ऑफिसर, आप सोचिए पिता के लिए कितने गर्व की बात रही होगी। देखिए, अगर आपने एक बड़ा ही इमोशनल क्वेश्चन पूछा है, मुझे आज भी याद है जब मैं उस समय आईआरएस में मैं था, और मैं ऑन जॉब ट्रेनिंग में कलकत्ता में था और जब मेरा रिज़ल्ट आया और मुझे ये लगा कि इसमें मुझे आईपीएस मिलेगा, और जब मैंने पिताजी को बताया, तो आई थिंक उनके जीवन का सबसे ज़्यादा खुशी का दिन वही था जो मैं आज तक समझ पाया। तो वो शब्दों में मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा। उनकी आवाज़ में जो खुशी टेलीफोन पे ही जो झलकी, वो मैंने ज़िंदगी में उसके पहले कभी नहीं देखी थी। तो निश्चित तौर पे एक तरह से उनका भी सपना था इस विभाग के प्रति, वो भी बहुत पैशनेट रहे थे, और फिर उस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनका बेटा इस प्रोफेशन में आया था। और निश्चित तौर पे जब पुलिस में आना था तो उनके लिए भी था कि जो शीर्षस्थ एंट्री का पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमारा बेटा ज्वाइन करे। तो एज आईपीएस जब मैं इस सर्विस को ज्वाइन किया, तो निश्चित तौर पे शरद जी, जब आप कह रहे हैं ना, तो मैं इस फीलिंग को महसूस कर पा रहा हूँ। आपके फादर आईपीएस होते और आप आईपीएस होते, तो वो बात नहीं होती जो आप बता रहे हैं। मैं बिल्कुल फील कर पा रहा हूँ उस चीज़ को कि एक फादर के मन में कितना उनका सीना चौड़ा हुआ होगा कि मेरा बेटा आईपीएस बन गया। आप आईएएस भी बन जाते हैं ना, तो भी उनको वो खुशी नहीं मिलती जो खुशी आपके आईपीएस बनने से मिल गई। सोचिए कि उनकी पूरी ज़िंदगी एक आईपीएस ऑफिसर को सलाम करने में गुजरी होगी, उनके सामने खड़े होते रहते होंगे, और उनका बेटा, खुद का बेटा, अपना बेटा उनका उस कुर्सी तक पहुंच गया। तो बहुत बड़ी बात थी। शैलेश जी, आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं, और जाहिर है कि जो आपने अपना प्रोफेशनल रिकॉर्ड बताया, बहुत पढ़ने लिखने में आप मेधावी रहे होंगे। क्या आप नए बच्चों को जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, कोई अलग सा संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम को अगर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ इसके जो नॉर्मली कई बार लोग मूवी देख के इसके ऑरा, इसके ग्लैमर को देख के अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं इसमें जो अपना ओपिनियन रखता हूँ कि अगर वो चीज़ है, अगर आपका ये पैशन है, तब इसको आप चुनिए, तब आप रियली अपना 100% डिलीवर कर पाएंगे, और आप इस सर्विस के साथ जस्टिस कर पाएंगे। ये बहुत ही डिमांडिंग, बहुत ही चैलेंजिंग सर्विस है। तो जब तक आप अपना फुल कमिटमेंट से, एक पैशन से इसमें काम करेंगे, तब आपको इसमें आनंद आएगा। आप अपने आप को
अच्छा फील कर पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ लोगों को देख के इस प्रोफेशन की तरफ नहीं आना चाहिए। मेरा ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सिंघम फिल्म रहती है। यस, अगर स्पेशली पुलिस सर्विस की बात करें तो मेरा इशारा उसी तरह था, फिल्मों से ग्लैमराइज होके या किसी की बात सुन के नहीं। एक पैशन, ये एक सेवा है, इट्स नॉट अ जॉब। मैं कहूँगा कि ये नौकरी या पेशा नहीं है, ये सेवा है। तो अगर आप सेवा भाव से आएंगे और टोटली कमिटेड रहेंगे तो आप इंजॉय भी करेंगे और आप डिलीवर कर पाएंगे। क्या आप कह सकते हैं इस बात को कि एक आईएएस की तुलना में एक आईपीएस, कई बार कई लोग होते हैं जो आईएएस नहीं मिलता है फिर आईपीएस मिल जाता है, थोड़े से दुखी रहते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो आईपीएस ऑप्ट करते हैं। तो आप ये मानते हैं कि एक आईपीएस के रूप में सेवा भाव, सेवा का मौका ज़्यादा है आईएएस की तुलना में? देखिए, दोनों के अपने अपने स्फेयर हैं, दोनों का अपना अपना एप्टीट्यूड है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एक सेवा दूसरे सेवा से बेहतर है या उससे कम है। दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है। आपका एप्टीट्यूड किस तरफ ज़्यादा है। हमारे बैच में भी कुछ हमारे बैचमेट्स रहे जिन्होंने, जैसा आपने बताया, प्रेफर किया पुलिस सर्विस। नॉर्मली एक जनरल ट्रेंड रहता है कि लोग पहले आईएएस प्रेफर करते हैं, परंतु ये एक, मेरा मानना है कि ये इंडिविजुअल प्रेफरेंस होना चाहिए, ना कि ट्रेंड देख के किसी को फॉलो करके इसको नहीं करना चाहिए। हमारी किस क्षेत्र में रुचि है, अगर किसी की रुचि रेवेन्यू सर्विस की तरफ है, उसको लगता है कि उसकी एप्टीट्यूड, उसका बैकग्राउंड, उसकी कैपेबिलिटी उस जॉब के साथ, उस सर्विस, रादर जॉब नहीं, उस सर्विस के साथ जस्टिस कर सकती है, तो उसको वो चुनना चाहिए। नहीं कि एक जनरल लोग, हर आदमी क्या चुन रहा है इसको देख के नहीं फॉलो करना चाहिए। मतलब आपको उस काम से प्यार होना चाहिए। Yes. तभी आपको पुलिस की सेवा में जाना चाहिए और तभी आप उसके साथ न्याय कर सकते हैं। शैलेश जी, आप जिस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, जिस जगह से आप आते हैं, बिहार के जिस सिवान क्षेत्र का आपने नाम लिया, भोजपुरी भाषी इलाका है, थोड़ा क्रिमिनल बेल्ट भी एक टाइम पर रहा है, काफ़ी मतलब इस तरह की जिस परिस्थितियाँ बिगड़ रही हैं, अब तो काफ़ी ठीक हो गया है। आपने सब कुछ देखा हुआ है, भोगा हुआ है आपने। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आता है, डायरेक्टली आपको अप्रोच करता है कि मुझे न्याय चाहिए हो हुजूर, तो आप क्या करते हैं? देखिए, हमारी जो एकेडमी है, इंडियन पुलिस एकेडमी, उसका जो मुख्य द्वार है उस पर बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, संवेदी पुलिस सशक्त समाज। सबसे पहले हमको सेंसिटिव होना पड़ेगा। हम जब सेंसिटिव होंगे तब हम, जो मेरे पास पीड़ित आता है उसकी बात को हम गंभीरता से सुनेंगे और उसकी मदद करेंगे। जब हम उसकी मदद करेंगे तो वो सशक्त होगा। हमारे पास पीड़ित होके आ रहा है, हम उसकी मदद करेंगे तो वो एम्पावर्ड फील करेगा। तो जब हम संवेदी होंगे तो हम उसको सशक्त करेंगे। तो ये हमारे एनपीए के आज भी मेन गेट पे लिखा हुआ है। ये सिर्फ मेन गेट पर लिखा है या वास्तव में एक आईपीएस ऑफिसर के दिल में भी ये बात रहती है? नहीं, वो इसलिए लिखा हुआ है कि जब भी आप वहाँ से गुजरें तो ये आपकी नज़र उस पर पड़े और आप समझें कि एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में आपको संवेदनशील होना है। और आप संवेदनशील होंगे तो आप दूसरे की समस्या को समझ पाएंगे, और जब आप समझ पाएंगे तब आप उसको मदद कर पाएंगे। ये तो आपने एक थियोरेटिकल बात कही। हकीकत की बात क्या है? क्या पुलिस को देखकर आम आदमी घबरा जाता है? अब देखिए, जो आइडियल कंडीशन है वो तो ये है कि हर व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल फ्री फील करे जब वो थाने में, जो हमारी पुलिसिंग की बेसिक यूनिट है, वहाँ जाने में अपने आप को बिल्कुल फ्री फील करे। देखिए, पुलिसकर्मी भी इसी समाज का हिस्सा है, कहीं और से नहीं आ रहे हैं। तो जो समाज में जो कुछ कमियां हैं, वो कमियां इस विभाग में भी कई बार देखने के लिए मिलती है। ट्रेनिंग हर चीज़ को इवन आउट करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन फिर भी, और अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। और विगत वर्षों के कंपैरिजन में अगर आप देखें, ब्रिटिश लेगेसी से आज तक देखें तो सी चेंज आया है। अब एक पुलिस का मित्रवत चेहरा, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बिल्कुल एक मित्रवत चेहरा है पुलिस का। हमारे प्रत्येक थाने पे आप जाएंगे तो इवन जो मिशन शक्ति हमारा अभियान चला तो उसके चलते महिलाओं के लिए अलग से हेल्प डेस्क बनाया गया है। महिला पुलिसकर्मी केवल महिलाओं की समस्या सुनने के लिए वहाँ रखी गई हैं। तो अब जो हमारा अप्रोच है वो पब्लिक ओरिएंटेड पुलिसिंग करने का। मेरा एक सवाल है, आपको ले जाता हूँ 2010 से पहले, जब आप आईपीएस नहीं बने हैं और आप मुंबई भी नहीं गए हैं, तो ये चाणक्य में भी नहीं गए हैं, आप अपने सीवान में हैं। एक रूल समझना चाहता हूँ। कोई एक सामान्य व्यक्ति अपनी किसी शिकायत को लेकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में जाता है,
तो पुलिस के पास क्या पावर है उसको दर्ज करने का या नहीं दर्ज करने का? देखिए, रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है, सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत, कि कोई भी व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी अगर पुलिस को देता है, संज्ञेय अपराध की जानकारी देता है, तो पुलिस शैल रजिस्टर, उसके पास ऑप्शन नहीं है, शैल रजिस्टर अ केस एंड इन्वेस्टिगेट। आप शैल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते थे शैल का इस्तेमाल अवश्य के रूप में होता Yes, है, yes. जब विल की जगह और शैल की जगह विल का इस्तेमाल होता है। मेरा प्रश्न ये है कि पुलिस नहीं करती है एफआईआर, तो ये गलत है। उसके लिए फिर एक प्रावधान है कि अगर थानेदार ने नहीं उसको दर्ज किया तो एसपी के पास जाना चाहिए जी। तो एसपी के पास जाने के बाद क्या होता है उस पर? नहीं, देखिए, कई बार जैसे थाने पे नहीं हुआ तो वो अपने सीनियर ऑफिसर्स के पास जाता है, जो सीआरपीसी कहती है कि उसको एसपी को अप्रोच करना चाहिए, वो रजिस्ट्री के थ्रू भी भेज सकता है, एंड एसपी को तब उस पर एफआईआर रजिस्टर करानी चाहिए। अगर उसमें और भी प्रावधान है कि अगर एसपी भी दर्ज नहीं कराते हैं तो उसके पास न्यायालय के माध्यम से भी धारा 156(3) के तहत उसका अधिकार है कि वो न्यायालय के माध्यम से भी अधिकार और कानून की बात की है। एफआईआर रजिस्टर कराए। मेरा प्रश्न ये है कि अगर थानेदार ने नहीं लिखा, रिपोर्ट दर्ज नहीं की और एसपी के पास उसने शिकायत की, तो उसकी शिकायत तो पीछे हो गई, पहले शिकायत तो थानेदार की हो गई कि उसने एफआईआर नहीं लिखी। बिल्कुल। तो उस पर क्या एक्शन होता है? क्या हकीकत में एफआईआर दर्ज होती है कि नहीं होती है कि मेरे साथ ये अपराध हो गया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये, तो क्या थानेदार ने उस रिपोर्ट को दर्ज नहीं किया अगर, तो उस पर थानेदार को सजा होगी? बिल्कुल, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करके उसके उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। अब तो नहीं दर्ज करने पे विधिक प्रावधान भी आ गए हैं कि उसके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हो सकती है। आप बहुत संक्षेप में मुझे बताएं कि आप अगर कोई नया बच्चा तैयारी करना चाहता है यूपीएससी की, तो कैसी तैयारी करनी चाहिए उसको? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया, चूँकि हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो तैयारी करने जब गए तो यही सोचे कि कहीं से गाइडेंस मिले कि कैसे अप्रोच करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हर स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है, बशर्ते स्मार्ट स्टडी करे, सिलेबस जो हमारा है उस पर बिल्कुल फोकस्ड रहे, और कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक सिलेबस का अगर वो पढ़ने के लिए उठाता है तो उसको लॉजिकली पढ़े। केवल कई बार क्या होता है ना कि चीज़ों को याद कर लेने, जिसको बिहार में रटना कहते हैं, रटने वाला एग्ज़ाम नहीं है। उस चीज़ को समझे, छोटा से छोटा टॉपिक है उसको समझे, उसके बैकग्राउंड को समझे और एक रीजनिंग डेवलप करे उसको लेके, जिससे कि अगर किसी भी तरह से उस चीज़ को पूछा जाए तो वो उन चीज़ों को, अपने थॉट को पेपर पे उतारने की स्थिति में रहे, सिलेबस के बाहर ना जाए। आजकल जैसे देखा जा रहा है, जो नया ट्रेंड है, पहले हम लोग जब एग्ज़ाम दिए थे तो 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, तो एक बड़ा प्रश्न होता था कि कौन सा ऑप्शनल लें। तो उसमें मेरा मानना है, कई जो सक्सेसफुल कैंडिडेट रहे हैं, टॉपर्स रहे हैं, उन्होंने भी अपने में कहा, मैं भी इस चीज़ से सहमत हूँ कि जिन विषयों में रुचि हो उसी को लेना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये देख के नहीं कि हमारे परिचित क्या सब्जेक्ट लिए हैं या किस सब्जेक्ट का ट्रेंड चल रहा है, वो नहीं लेना चाहिए। जिसमें रुचि हो, क्योंकि जिसमें रुचि रहेगी तो आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो किसी भी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उसको जवाब देने की स्थिति में होंगे। दूसरा पार्ट है सब्जेक्ट के अलावा जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में सारी चीज़ें आ जाती हैं जनरल अवेयर्स में, उसमें आपकी हिस्ट्री आ जाती है, ज्योग्राफी आ जाती है, पॉलिटी आ जाती है, इकोनॉमिक्स आ जाती है, करंट अफेयर, साइंस टेक, सब चीज़ आती है। तो मेरा मानना है कि स्कूल के समय से ही कई बार पेरेंट्स का फोकस सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पे होता है, उस पर ना हो कि उस बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए और बच्चे को भी ध्यान देना चाहिए। उसकी रुचि खेलकूद में भी होनी चाहिए, खेलकूद के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए, उसकी रुचि दिन दुनिया में क्या चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें नहीं, अपने आसपास क्या चल रहा है, देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो एक रीजनिंग की एप्टीट्यूड होता है ना, कि आप क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये अगर है तो हम उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों कैसे क्वेश्चन करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम समाज को समझेंगे, राष्ट्र को समझेंगे, विश्व को समझेंगे, उसी हिसाब से अपने आप को डेवलप करेंगे तो हमारी तैयारी अपने आप होती जाती है।
जो स्टूडेंट स्कूल के समय से ही डिबेट, क्विजेज, पब्लिक स्पीकिंग, इन सब चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करता है अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक करिकुलम, तो उसका एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। एंड ये इस प्रोफेशन की डिमांड भी है। देखिए, सिलेबस और जो एक्सपेक्टेशन है यूपीएससी की वो वही है कि उसको क्या चाहिए। तो उसको एक लीडरशिप पोजीशन के लिए ऑफिसर चाहिए, तो उसमें क्या क्या क्वालिटी वो चाहते हैं, वही चीज़ें उनको हर एक स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को डेवलप करनी चाहिए। तो हर चीज़ में रुचि रखनी चाहिए। और फिर जैसा मैंने बताया कि जो टॉपिक लें उसमें एक स्मार्टली उसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ें, ना कि सिर्फ याद करने के, मेमोराइज करने के। मेमोराइजेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। और आज के डेट में तब तो टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन है, हर चीज़ पे आपके पास इंटरनेट में इंफॉर्मेशन है। बट एक ही जो सबसे ज़रूरी है कि हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग लें, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करें, क्योंकि आज इंफॉर्मेशन जो है बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स हैं। तो आप स्मार्टली उसको पढ़ें। हाँ, एक चीज़ और कहूँगा कि अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा जो बनाया गया नोट्स है उसकी अंडरस्टैंडिंग सबसे अच्छी होगी आपको। और फिर जब एग्ज़ाम नज़दीक आता रहता है तो उसको आप रिवाइज अच्छे से कर लेते हैं। तैयारी के समय एक अच्छा ग्रुप बनाना चाहिए, अच्छे सीरियस कैंडिडेट्स का। और जब हम लोगों से डिस्कस करके पढ़ते हैं, तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो लगता है कि हमें समझ में आ गई है और हम अपने साथी के साथ डिस्कस करते हैं और वो कुछ क्वेरी कर देता है, तो लगता है कि नहीं, कुछ पार्ट था इसमें जो छूट गया था। तो म्यूचुअल बेनिफिट जो है वो होता है। अगर आपके पास एक सीरियस अच्छा ग्रुप है तो आइसोलेशन में पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो देता है। और हम लोगों के साथ हुआ था, इसलिए मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ। और कई बार लोग ये बता देते हैं कि इतने घंटे जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं होगा। मैं इस थ्योरी के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि तैयारी के समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, आपको प्रॉपर रेस्ट मिले, आपको उसका भी ध्यान रखना है। और आप मेंटली और फिजिकली हर समय अलर्ट रहें, ऐसी आपकी मतलब आपका रूटीन जो है वैसा रहना चाहिए। इसको एक बर्डन की तरह बोझिल लेके नहीं पढ़ना चाहिए। और जब ये सारी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स आपका पूरा रहेगा, तो मेरा मानना है कि सफलता जो है मिलेगी ही मिलेगी। ये हैं शैलेश कुमार पांडे जी, आईपीएस ऑफिसर हैं, एसएसपी हैं मथुरा में। आपको बहुत कम शब्दों में इन्होंने यूपीएससी कैसे क्रैक करें उसके बारे में एकदम कोचिंग की तरह एकदम बिल्कुल बता दिया है। बहुत कम शब्दों में इन्होंने समझा दिया है कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए और कैसे आप इसको पास कर सकते हैं। बिल्कुल असंभव नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप इसको ज़रूर करें। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपसे ये अभी नहीं कह रहा कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस इंटरव्यू को अपने बच्चों को दिखलाएं, उन बच्चों को जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। शैलेश जी जो हैं वो एक मतलब मेरे सामने मिसाल है, जिन्होंने कि कैसे मेहनत करके इस परीक्षा को पास किया है और इस मुकाम तक पहुँचे। और घर में कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था जो इनको इस परीक्षा के बारे में बताता, मगर ये खुद से सोच समझकर आगे बढ़ते रहे, पढ़ाई पर ध्यान रहे, फोकस्ड रहिएगा। फोकस्ड रहेंगे तो आप कुछ भी पा सकते हैं। शैलेश जी, am I right? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। और पुलिस की नौकरी तभी कीजिएगा जब आपको सेवा भाव आपके भीतर हो। पुलिस की बन करके आप लोगों के मित्र बनना चाहते हो तभी पुलिस की नौकरी में जाइएगा। सिंघम बनने के लिए मत जाइएगा, वो गाड़ी उड़ाने के लिए मत जाइएगा। बिल्कुल हकीकत के संसार में एक आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं वो इनकी तरह होते हैं, सज्जन होते हैं और मनुष्य की जो भाषा है, जो इमोशंस है, उसको समझते हैं। शैलेश जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आप खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें। मानवता की सेवा के लिए आपको भगवान ने चुना है, आपने राह खुद चुनी है। आप मानवता की सेवा करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सो वंस अगेन आप इस इंटरव्यू में आपका स्वागत है। आप इस इंटरव्यू में मतलब मैं फिर दोबारा एक बार मिलने के भी आपसे आऊँगा। जरूर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार।